जियोपॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी अक्सर परमानेंट दिखती है, लेकिन असल में वो लेयर्ड टेंशन पर टिकती है। ईरान में पिछले 24 घंटों में जो हुआ है वो एक सडन इवेंट नहीं बल्कि अक्यूमुलेटेड स्ट्रैटेजिक प्रेशर का एक्सप्लोसिव रिलीज है। ईरानियन स्टेट मीडिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खामेनी एक टारगेटेड एरियल स्ट्राइक में मारे गए। ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, ये उस सेंट्रलाइज्ड पावर आर्किटेक्चर पर डायरेक्ट इंपैक्ट है जिसने 1979 की रेवोल्यूशन के बाद से ईरान की पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन तय की। ईरान का सिस्टम कन्वेंशनल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसा नहीं है। वहां अल्टीमेट अथॉरिटी इलेक्टेड प्रेसिडेंट के पास नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी, गार्डियन काउंसिल, स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, सब फाइनल अप्रूवल उसी स्ट्रक्चर से गुजरते हैं। ऐसे में लीडरशिप एलिमिनेशन सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल शॉक बन जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्राइक हाईली कोऑर्डिनेटेड थी और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का उपयोग किया गया, लेकिन असली महत्व वेपन्स का नहीं, टारगेटिंग एक्यूरेसी का है। प्रिसिशन स्ट्राइक तभी पॉसिबल है जब एग्जैक्ट रियल टाइम लोकेशन इंटेलिजेंस उपलब्ध हो। इसका मतलब है कि सर्वेलेंस, सिग्नल इंटरसेप्शन या ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस नेटवर्क ने डिसाइसिव रोल प्ले किया होगा। स्ट्राइक रिपोर्टेडली प्रोटेक्टेड कंपाउंड के भीतर एक्सिक्यूट की गई, जो ये संकेत देता है कि टारगेट फोर्टिफाइड एनवायरनमेंट में था। इस तरह की ऑपरेशन प्लानिंग में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, डीप इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन शामिल होती है। यही कारण है कि इमीडिएट स्पेकुलेशन इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच की ओर भी जा रही है। जब टॉप टियर लीडरशिप प्रोटेक्टेड जोन के अंदर टारगेटेड होती है तो क्वेश्चन केवल एक्सटर्नल एग्रेशन का नहीं बल्कि इंटरनल वल्नरेबिलिटी का भी बनता है। इनिशियल आवर्स में ईरानियन ऑफिशियल्स ने लीडरशिप सेफ होने का दावा किया। ये किसी भी स्टेट का प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि लीडरशिप लॉस की इमीडिएट कंफर्मेशन इंटरनल पैनिक ट्रिगर कर सकती है। लेकिन उसी समय रीजन में मिसाइल और ड्रोन रिटेलिएशन शुरू हो गया। मल्टीपल अस-लिंक्ड इंस्टॉलेशंस पर अटैक्स रिपोर्ट हुए, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हुए और गल्फ रीजन में टेम्पररी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस लागू हुए। एनर्जी मार्केट्स ने इंस्टेंट रिएक्शन दिखाया, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए और शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी। मार्केट्स जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को प्राइस करते हैं, और जब लीडरशिप टारगेटिंग जैसी अनप्रेसिडेंटेड घटना होती है तो रिस्क प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन पर संभावित प्रभाव तुरंत चर्चा में आ गया, क्योंकि वर्ल्ड ऑयल ट्रेड का सिग्निफिकेंट हिस्सा इसी राउट से गुजरता है। लेकिन इमीडिएट रिटेलिएशन को फाइनल एस्केलेशन समझना जल्दबाजी होगी। ईरान कोई फ्रैगमेंटेड मिलिशिया स्टेट नहीं है, उसका मिलिट्री कमांड लेड और स्ट्रक्चर्ड है। सुप्रीम लीडर अल्टीमेट अथॉरिटी जरूर थे, लेकिन ऑपरेशनल कमांड मल्टीपल टियर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सक्सेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें टेम्पररी काउंसिल एक्टिवेट होता है और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स न्यू लीडर सिलेक्ट करती है। इसका मतलब सिस्टम थियोरेटिकली ट्रांजिशन रेडी है। सवाल यह है कि ट्रांजिशन स्मूथ होगा या फैक्शनल कॉन्टेस्टेशन इमर्ज होगी। ईरान की पॉलिटिकल एलीट होमोजीनियस नहीं है, उसमें कॉन्जर्वेटिव हार्डलाइनर्स, प्रैग्मेटिक कॉन्जर्वेटिव्स और लिमिटेड रिफॉर्मिस्ट करंट्स मौजूद है। लीडरशिप वैक्यूम फैक्शनल बैलेंसिंग को अनस्टेबल कर सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि लीडरशिप टारगेटिंग का इंटरनेशनल प्रेसिडेंट क्या इफेक्ट डालता है। ट्रेडिशनली स्टेट्स डायरेक्ट असैसिनेशन ऑफ टॉप सॉवरेन अथॉरिटी से बचते रहे हैं, क्योंकि ये एस्केलेशन लैडर को ड्रामेटिकली ऊपर ले जाता है। जब प्रेसिडेंट सेट होता है कि हेड ऑफ स्टेट लेवल टारगेटिंग एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजिक टूल है, तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में सिमिलर जस्टिफिकेशन यूज किया जा सकता है। इससे ग्लोबल नॉर्म्स वीक होते हैं और डटरेंस मॉडल अनप्रेडिक्टेबल बनता है। डटरेंस ट्रेडिशनली कैपेबिलिटी और इंटेंट दोनों पर आधारित होता है, लेकिन जब लीडरशिप एलिमिनेशन इक्वेशन में आ जाता है तो पर्सनल सिक्योरिटी स्टेट सिक्योरिटी का हिस्सा बन जाती है। इंटरनल ईरानियन पब्लिक रिएक्शन भी लेड होगी। ऑफिशियल मॉर्निंग नैरेटिव डोमिनेट करेगा, लेकिन प्राइवेटली सोसाइटी में मिक्स्ड सेंटिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि एक्सटर्नल स्पेकुलेशन को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटेरियन या हाइब्रिड सिस्टम्स में पब्लिक एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है। रियल इंडिकेटर स्ट्रीट रिएक्शन नहीं बल्कि एलीट कंसोलिडेशन होगा। अगर मिलिट्री, रेवोल्यूशनरी गार्ड और क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड फ्रंट दिखाते हैं तो रेजिम स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में मेंटेन रह सकती है, लेकिन अगर एलीट फ्रैगमेंटेशन सरफेस पर आता है तो इंस्टेबिलिटी फेज लंबा हो सकता है। ग्लोबल लेवल पर मेजर पावर्स की रिस्पॉन्स केयरफुली कैलिब्रेटेड होगी। डायरेक्ट लार्ज स्केल वॉर इमीडिएट प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि रीजनल कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। लेकिन प्रॉक्सी एस्केलेशन, साइबर रिटेलिएशन, कवर्ट ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग इंटेंसिफाई हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट पहले से मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट लेयर्स कैरी कर रहा है। इजराइल हमास कॉन्फ्रंटेशन, सीरिया इंस्टेबिलिटी, येमेन कॉन्फ्लिक्ट, लेबनान टेंशंस। इस एनवायरनमेंट में लीडरशिप एलिमिनेशन स्पार्क की तरह काम कर सकता है। ये घटना केवल मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, ये पावर ट्रांजिशन टेस्ट है। अगर सिस्टम कंट्रोल्ड सक्सेशन मैनेज कर लेता है तो नैरेटिव रेजिलियंस की ओर जाएगा। अगर ट्रांजिशन कॉन्टेस्टेड होता है
तो प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी संभव है। अभी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कमांड कंटिन्यूटी। मिसाइल अथॉरिटी, स्ट्रैटेजिक एसेट कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम ओवरसाइट किसके हाथ में स्मूथली ट्रांसफर होता है, यही अगले फेज को डिफाइन करेगा। मार्केट्स, रीजनल एक्टर्स और ग्लोबल पावर्स अगले 48 से 72 घंटों में सिग्नलिंग पैटर्न्स देखेंगे। अभी डेफिनेटिव कंक्लूजन प्रीमैच्योर है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इक्वेशन बदल चुकी है। लीडरशिप रिमूवल आउटकम नहीं, न्यू फेज की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट का स्ट्रैटेजिक मैप तुरंत रिड्रॉ नहीं होगा, लेकिन उसकी फॉल्ट लाइंस विजिबल हो चुकी है। आगे की दिशा रिटेलिएशन इंटेंसिटी से कम और ट्रांजिशन मैनेजमेंट से अधिक तय होगी। यही असली टेस्ट है। अब असली प्रश्न शुरू होता है, सिस्टम इस शॉक को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। किसी भी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लीडरशिप केवल सिंबॉलिक नहीं होती, वो कोऑर्डिनेशन नोड होती है। ईरान का पॉलिटिकल मॉडल हाइब्रिड है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी क्लेरिकल सुपरविजन के तहत ऑपरेट करती है। सुप्रीम लीडर उस आर्किटेक्चर का टॉप स्टेबलाइजिंग लेयर थे, इसलिए उनकी एब्सेंस केवल इमोशनल वैक्यूम नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल रिकैलिब्रेशन की डिमांड पैदा करती है। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेशन मैकेनिज्म डिफाइन करता है। सुप्रीम लीडर की मृत्यु या इनकैपेसिटी की स्थिति में एक टेम्पररी सुपरवाइजरी अरेंजमेंट एक्टिवेट होता है, जिसमें प्रेसिडेंट, जुडिशरी हेड और गार्डियन काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव शामिल होता है। फाइनल सक्सेसर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सिलेक्ट करती है। सरफेस लेवल पर यह स्ट्रक्चर्ड ट्रांजिशन दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थ्योरी से अलग होती है। असेंबली के सदस्य क्लेरिकल एलीट से आते हैं, और क्लेरिकल एलीट इंटरनली यूनिफाइड नहीं है। आइडियोलॉजिकल हार्डलाइनर्स, सिक्योरिटी अलाइंड कॉन्जर्वेटिव्स और प्रैग्मेटिक ग्रुप्स, इन सब की प्रायोरिटीज अलग है। लीडरशिप सिलेक्शन केवल धार्मिक क्वालिफिकेशन का मामला नहीं होगा, ये सिक्योरिटी अलाइनमेंट, फॉरेन पॉलिसी पोस्चर और डोमेस्टिक कंट्रोल स्ट्रैटेजी का भी डिसीजन होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। पिछले 2 दशकों में IRGC केवल मिलिट्री फोर्स नहीं रहा, वो इकोनॉमिक नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और रीजनल प्रॉक्सी ऑपरेशंस का सेंट्रल एक्टर बन चुका है। सुप्रीम लीडर ट्रेडिशनली IRGC के अल्टीमेट पैटर्न और बैलेंसिंग अथॉरिटी थे। उनकी एब्सेंस में IRGC इन्फ्लुएंस नेचुरली एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सपांशन ऑटोमेटिक डोमिनेंस नहीं है। क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरिकली मिलिट्री ओवररीच से सावधान रहता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी क्लेरिकल अथॉरिटी से आती है, यूनिफॉर्म से नहीं। इसलिए आने वाले हफ्तों में सटल पावर नेगोशिएशन लाइकली है, ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस रिकैलिब्रेशन। इंटरनल स्टेबिलिटी का दूसरा लेयर पब्लिक परसेप्शन है। अथॉरिटेरियन या सेमी अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में पब्लिक रिएक्शन ऑफन कंट्रोल्ड मीडिया नैरेटिव के माध्यम से शेप की जाती है। स्टेट मॉर्निंग, नेशनल यूनिटी मैसेजिंग, एक्सटर्नल एनिमी फ्रेमिंग, ये सब टूल्स एक्टिवेट होंगे। लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेस, सैंक्शंस प्रेशर और यूथ डिसैटिस्फैक्शन पहले से एग्जिस्ट करते हैं। लीडरशिप चेंज उन सेंटिमेंट्स को एम्पलीफाई भी कर सकता है या टेम्पररीली सप्रेस भी। ये डिपेंड करेगा कि सक्सेसर कंटिन्यूटी प्रॉमिस करता है या रिफॉर्म सिग्नल्स देता है। अगर ट्रांजिशन नैरेटिव प्योरली रेजिस्टेंस और कॉन्फ्रंटेशन पर आधारित होता है तो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेन बढ़ सकता है। अगर प्रैग्मेटिक एडजस्टमेंट का संकेत दिया जाता है तो इंटरनल एलीट बैकलैश भी पॉसिबल है। एक्सटर्नल एक्टर्स क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि सक्सेसर कौन है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। अगर सिलेक्शन किसी हार्डलाइन सिक्योरिटी अलाइन क्लेरिक की होती है तो रीजनल पोस्चर एग्रेसिव रह सकता है। अगर कंपैरेटिवली प्रैग्मेटिक फिगर उभरता है तो डिप्लोमैटिक रिकैलिब्रेशन की लिमिटेड संभावना खुल सकती है। लेकिन यहाँ एक कॉशन जरूरी है। ईरान की फॉरेन पॉलिसी इंडिविजुअल ड्रिवन कम और सिस्टम ड्रिवन ज्यादा है। सुप्रीम लीडर अल्टीमेट अथॉरिटी जरूर थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस भी ऑपरेट करता था। इसलिए ड्रामेटिक पॉलिसी रिवर्सल इमीडिएट संभावना नहीं है। इकोनॉमिक एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सैंक्शंस ऑलरेडी ईरानियन इकोनॉमी पर हैवी प्रेशर डाल रहे हैं। करेंसी वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। लीडरशिप ट्रांजिशन अनसर्टेनिटी करेंसी मार्केट को फर्दर डिस्टेबलाइज कर सकती है। ऑयल एक्सपोर्ट्स अनऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से जारी है, लेकिन एस्केलेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रिस्क बढ़ा सकती है। अगर मैरिटाइम डिसरप्शन एस्केलेट होता है तो ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और ईरान पर एडिशनल इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। इसलिए इकोनॉमिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सिस्टम को अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन से रोक भी सकता है। सिक्योरिटी apparatus कंटिन्यूटी भी क्रिटिकल है। मिसाइल कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर ओवरसाइट, साइबर कैपेबिलिटीज, ये सब सेंसिटिव डोमेन्स है। अगर कमांड ट्रांसफर स्मूथ रहता है तो डिटरेंस क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अगर कंफ्यूजन या डिले दिखता है तो एडवर्सरीज प्रोबिंग एक्शंस कर सकते हैं। इसलिए इनिशियल 72 आवर्स में इंटरनल चेन ऑफ कमांड स्टेबलाइजेशन टॉप प्रायोरिटी होगी। पब्लिक अनाउंसमेंट्स केयरफुली स्क्रिप्टेड होंगे ताकि अनसर्टेनिटी मिनिमाइज की जा सके। रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क्स भी इक्वेशन का हिस्सा है। लेबनान, सीरिया,
इराक, येमेन, इन थिएटर्स में अलाइन ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। लीडरशिप एलिमिनेशन को सिंबॉलिक मार्टरडम नैरेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे प्रॉक्सी मोबिलाइजेशन इंक्रीज हो। लेकिन प्रॉक्सी एक्टिवेशन कंट्रोल्ड इंटेंसिटी में होगा, क्योंकि डायरेक्ट लार्ज स्केल कॉन्फ्रंटेशन सिस्टम के लिए रिस्की है। ईरान हिस्टोरिकली कैलिब्रेटेड एस्केलेशन प्रेफर करता है, प्रेशर क्रिएट करना लेकिन फुल स्केल वॉर अवॉइड करना। इंटरनेशनली मेजर पावर्स ओपन वॉर अवॉइड करना चाहेंगे। एनर्जी मार्केट्स ऑलरेडी सेंसिटिव है। यूरोप एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्सर्न से जूझ रहा है। एशिया ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है और यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलेंडर भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को प्रभावित करता है। इसलिए डिप्लोमैटिक बैक चैनल कम्युनिकेशन पैरेलल चलने की संभावना है, इवन वाइल पब्लिक रेटोरिक स्ट्रॉन्ग दिखे। सबसे बड़ा सवाल लेजिटिमेसी का है। सुप्रीम लीडर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थे, वो रेवोल्यूशनरी कंटिन्यूटी का सिंबल थे। सक्सेसर को दो चैलेंजेस फेस करने होंगे, इंटरनल एलीट एक्सेप्टेंस और ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूटी। अगर सक्सेसर वीक परसीव्ड होता है तो आईआरजीसी इन्फ्लुएंस डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। अगर सक्सेसर स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल लाइन लेता है तो एक्सटर्नल कॉन्फ्रंटेशन इंटेंसिफाई हो सकता है। इसलिए बैलेंस डेलिकेट है। अंततः ये ट्रांजिशन रेजिम कोलैप्स सिनारियो नहीं है। ईरान का सिस्टम रिसिलिएंट डिजाइन किया गया है। डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस और आइसोलेशन के बावजूद उसने अडेप्टिव कैपेसिटी दिखाई है। लेकिन रेजिलियंस ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी गारंटी नहीं करती। पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फ्रिक्शन जनरेट करती है। अगले कुछ हफ्तों में क्लैरिटी आएगी कि ये ट्रांजिशन कंट्रोल्ड कंसोलिडेशन में बदलता है या प्रोलॉन्ग्ड इंटरनल रिकैलिब्रेशन में। अभी कंक्लूजन प्रीमैच्योर है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि फेज 2 शुरू हो चुका है। लीडरशिप शॉक के बाद इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट, यही एडजस्टमेंट आने वाले रीजनल ट्रेजेक्टरी को शेप करेगा। अब सबसे संवेदनशील परत पर आते हैं। ये केवल रिटेलिएशन या सिक्योरिटी स्ट्राइक था, या इसके पीछे ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन काम कर रही थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अक्सर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव बताते हैं, जैसे डटरेंस रिस्टोर करना, इमिनेंट थ्रेट न्यूट्रलाइज करना या रीजनल स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करना। लेकिन हाई लेवल लीडरशिप टारगेटिंग रेयरली सिंगल एयर डिसीजन होता है। ये मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशन का परिणाम होता है, जिसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल टाइमिंग, डोमेस्टिक प्रेशर, अलायंस सिग्नलिंग और लॉन्ग टर्म डटरेंस आर्किटेक्चर सब शामिल होते हैं। सबसे पहले डटरेंस थ्योरी समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल डटरेंस कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर आधारित होती है। जब कोई स्टेट रिपीटेडली रेड लाइंस क्रॉस करता है या प्रॉक्सी नेटवर्क्स के माध्यम से प्रेशर बिल्ड करता है, तब एडवर्सरी सिग्नलिंग एस्केलेट करता है। लीडरशिप टारगेटिंग एक्सट्रीम सिग्नलिंग है। ये मैसेज देता है कि एस्केलेशन लैडर के अपर रंग्स भी एक्सेसिबल है। लेकिन इसी के साथ रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि रिटेलिएशन सीलिंग भी ऊपर चली जाती है। इसलिए ऐसा कदम तभी उठाया जाता है जब डिसीजन मेकर्स कंक्लूड करते हैं कि स्टेटस क्वो ऑलरेडी अनसस्टेनेबल है। दूसरा लेयर डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलस का होता है। मेजर पावर्स अक्सर एक्सटर्नल एक्शन का टाइमिंग इंटरनल पॉलिटिकल क्लाइमेट के साथ अलाइन करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव स्ट्राइक डोमेस्टिक नैरेटिव में स्ट्रेंथ प्रोजेक्शन बन सकता है, लेकिन यह सिंप्लीफिकेशन होगा कि एंटायर डिसीजन डोमेस्टिक ऑप्टिक्स ड्रिवन था। हाई वैल्यू टारगेट एलिमिनेशन मंथ्स ऑफ इंटेलिजेंस प्रिपरेशन मांगता है। इसका मतलब प्लानिंग फेज पहले शुरू हो चुका था और अपॉर्चुनिटी विंडो मिलने पर एक्सिक्यूट किया गया। तीसरा डायमेंशन अलायंस सिग्नलिंग है। मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बायलेटरल ट्रीटीज, कवर्ड कोऑर्डिनेशन और इनफॉर्मल इंटेलिजेंस शेयरिंग पर आधारित है। जब एक मेजर स्ट्राइक एक्सिक्यूट होता है तो ये एलाइज को रियश्योरेंस देता है कि कमिटमेंट्स एक्टिव है, साथ ही एडवर्सरीज को वार्निंग भी। स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी केवल स्टेटमेंट से नहीं, एक्शन से बनती है। लेकिन एक्शन जितना बोल्ड होगा, स्टेबलाइजेशन उतना कॉम्प्लेक्स होगा। चौथा लेयर ईरान की रीजनल स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। पिछले वर्षों में ईरान ने डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर अवॉइड करते हुए एसिमेट्रिक लेवरेज बिल्ड किया है। प्रॉक्सी नेटवर्क्स, मिसाइल डेवलपमेंट, ड्रोन वॉरफेयर, मैरिटाइम डिसरप्शन कैपेबिलिटी, ये लेयर्ड डटरेंस मॉडल है। लीडरशिप टारगेटिंग इस मॉडल के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर को हिट करता है। क्वेश्चन ये है कि क्या इससे नेटवर्क वीकन होगा या मार्टरडम नैरेटिव के माध्यम से कंसोलिडेट होगा। हिस्ट्री मिक्स्ड एविडेंस देती है। कुछ केसेस में लीडरशिप रिमूवल फ्रैगमेंटेशन लाता है, कुछ में रेडिकलाइजेशन एक्सेलरेट करता है। पांचवा डायमेंशन न्यूक्लियर कैलकुलस है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से इंटरनेशनल टेंशन का केंद्र रहा है। अगर डिसीजन मेकर्स को असेसमेंट मिला कि नेगोशिएशन डेड एंड पर है और एनरिचमेंट ट्रेजेक्टरी एक्सेलरेट हो रही है, तो कोर्सिव एस्केलेशन कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि डायरेक्ट एविडेंस पब्लिक डोमेन में लिमिटेड है, लेकिन स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में ये चर्चा हमेशा रहती है कि लीडरशिप प्रेशर नेगोशिएशन लेवरेज क्रिएट कर सकता है। रिस्क ये है कि कॉर्शन रिवर्स इफेक्ट भी ला सकता है और न्यूक्लियर एक्सेलरेशन जस्टिफिकेशन बन सकता है। छठा एलिमेंट ग्लोबल पावर कंपटीशन है। मिडिल ईस्ट आइसोलेटेड थिएटर नहीं है, ये ब्रॉडर ग्रेट पावर राइवलरी का इंटरसेक्शन है। एनर्जी राउट्स, मिलिट्री बेसिस, ट्रेड कॉरिडोर्स सब इंटरकनेक्टेड है। जब रीजनल पावर डिस्टेबलाइज होता है
तो एक्सटर्नल एक्टर्स रिकैलिब्रेशन करते हैं। कुछ एक्टर्स केओस में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कुछ कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी प्रेफर करते हैं। इसलिए लीडरशिप स्ट्राइक केवल बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि मल्टीपोलर सिग्नलिंग भी हो सकता है। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देखना जरूरी है। हाई लेवल असैसिनेशन इंटरनेशनल नॉर्म्स वीकन करता है। सॉवरेंटी प्रिंसिपल यूएन चार्टर का फाउंडेशनल एलिमेंट है। जब हेड ऑफ स्टेट इक्विवेलेंट अथॉरिटी टारगेट होती है तो प्रेसिडेंट डेंजरस बनता है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में रेसिप्रोकल जस्टिफिकेशन संभव है। इसलिए कुछ एनालिस्ट्स इसे स्ट्रैटेजिक ओवररीच मानते हैं। उनका तर्क है कि रेजीम रेजिलियंस अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लीडरशिप एलिमिनेशन ऑटोमेटिक पॉलिसी चेंज नहीं लाता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस सर्वाइव करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस प्योर लीगल लेंस से रेयरली लिए जाते हैं। डिसीजन मेकर्स कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म डेटरेंस रिस्टोर करने के लिए शॉर्ट टर्म एस्केलेशन रिस्क एक्सेप्टेबल है, तो एक्शन जस्टिफाई किया जाता है। यहाँ कोर क्वेश्चन है, क्या स्टेटस क्वो ऑलरेडी एस्केलेशन फेज में था? अगर प्रॉक्सी अटैक्स, मिसाइल थ्रेट्स और रीजनल इंस्टेबिलिटी एस्केलेट हो रहे थे, तो लीडरशिप स्ट्राइक को एस्केलेशन नहीं बल्कि एस्केलेशन रिस्पॉन्स माना जा सकता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी पैरेलल डायमेंशन है। नैरेटिव फ्रेमिंग इंटरनेशनल परसेप्शन शेप करती है। एक साइड इसे डिफेंसिव नेसेसिटी बताएगा, दूसरा एग्रेशन। न्यूट्रल स्टेट्स वेट एंड वॉच अप्रोच अडॉप्ट करेंगे क्योंकि एनर्जी और ट्रेड स्टेक्स हाई हैं। मार्केट्स प्रैग्मेटिक होते हैं। वे रेटोरिक नहीं बल्कि डिसरप्शन प्रोबेबिलिटी प्राइस करते हैं। अंततः ये घटना केवल टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकती है। अगर ईरान कंट्रोल्ड रिटेलिएशन के बाद रिकैलिब्रेटेड डेटरेंस मॉडल अडॉप्ट करता है तो कॉन्फ्रंटेशन लिमिटेड रह सकता है। अगर एस्केलेशन स्पाइरल एक्टिवेट होता है तो ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रिस्क बढ़ेगा। अभी अनसर्टेनिटी हाई है क्योंकि ट्रांजिशन फेज और रिटेलिएशन फेज ओवरलैपिंग है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये एक्शन रैंडम नहीं था। ये लेयर्ड स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन का आउटकम था। क्वेश्चन अब ये नहीं है कि स्ट्राइक क्यों हुआ, बल्कि ये है कि इसके बाद स्ट्रैटेजिक बैलेंस किस दिशा में एडजस्ट होगा। यही आने वाले महीनों का निर्णायक तत्व होगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परत पर आते हैं। आगे क्या? किसी भी बड़े जियोपॉलिटिकल शॉक के बाद 3 स्तरों पर परिणाम निकलते हैं: इमीडिएट स्टेबलाइजेशन, मीडियम टर्म एडजस्टमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट। अभी दुनिया पहला चरण देख रही है, लेकिन असली कहानी तीसरे चरण में लिखी जाएगी। लीडरशिप एलिमिनेशन हेडलाइन बनती है, लेकिन इतिहास इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन को जज करता है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेजेक्ट्री समझते हैं। अगले कुछ हफ्तों में ईरान की प्राथमिकता होगी इंटरनल कंसोलिडेशन। सक्सेसर सिलेक्शन प्रोसेस को जितना जल्दी और ऑर्डरली तरीके से कंक्लूड किया जाएगा, उतना अनसर्टेनिटी कम होगी। अगर क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट और आईआरजीसी यूनिफाइड पब्लिक पोस्चर दिखाते हैं, तो रेजीम स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। कंट्रोल्ड रिटेलिएशन संभव है ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस को स्ट्रेंथ सिग्नल मिले, लेकिन फुल स्केल रीजनल वॉर अवॉइड किया जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑलरेडी हाई है। ऑयल एक्सपोर्ट्स, सैंक्शंस प्रेशर और करेंसी वॉलेटिलिटी सिस्टम को फोर्स्ड प्रैग्मेटिज्म की ओर पुश करते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी यह है कि कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स मॉडल अपनाया जाएगा, इनफ टू मेंटेन डेटरेंस क्रेडिबिलिटी बट बिलो थ्रेशहोल्ड ऑफ टोटल वॉर। मीडियम टर्म में सिनेरियो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। न्यू लीडरशिप अपनी लेजिटिमेसी कैसे बिल्ड करती है, ये क्रिटिकल होगा। सुप्रीम लीडर का पद केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूटी का सिंबल है। सक्सेसर को रेवोल्यूशनरी नैरेटिव सस्टेन करना होगा, लेकिन साथ ही इकोनॉमिक सर्वाइवल मैनेज करना होगा। अगर हार्डलाइन आइडियोलॉजिकल पोस्चर डोमिनेट करता है तो एक्सटर्नल कॉन्फ्रंटेशन साइकिल रिपीट हो सकता है। अगर लिमिटेड प्रैग्मेटिक रिकैलिब्रेशन दिखाई देता है तो बैक चैनल डिप्लोमेसी की संभावना खुलेगी। हालांकि ड्रामेटिक रेकंसिलिएशन एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक होगा क्योंकि डिस्ट्रस्ट डेकेड्स पुराना है। रीजनल लेवल पर पावर एक्विलिब्रियम सटल तरीके से शिफ्ट होगा। गल्फ स्टेट्स कॉशियस बैलेंसिंग अडॉप्ट करेंगे। इजराइल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन रीअसेस करेगा कि डेटरेंस ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या न्यू इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे रीजनल एक्टर्स स्ट्रैटेजिक हेजिंग करेंगे। डायरेक्ट अलाइनमेंट अवॉइड करते हुए इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। प्रॉक्सी थिएटर्स जैसे लेबनान, सीरिया और येमेन रिमेन फ्लैश पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करेगी डिपेंडिंग ऑन तेहरान्स इंटरनल कंसोलिडेशन। ग्लोबल लेवल पर एनर्जी सिक्योरिटी सबसे इमीडिएट कंसर्न रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस डिसरप्शन फुल स्केल अनलाइकली है क्योंकि ये सेल्फ डैमेजिंग मूव होगा, लेकिन लिमिटेड हैरासमेंट टैक्टिक्स मैरिटाइम रिस्क प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। यूरोप ऑलरेडी अल्टरनेटिव एनर्जी राउट्स एक्सप्लोर कर रहा है। एशिया डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी एक्सेलरेट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में एनर्जी जियोपॉलिटिक्स ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाएगी, जिससे मिडिल ईस्ट सेंट्रलिटी थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में रीजन स्टिल क्रिटिकल रहेगा। अब सबसे गहरा प्रश्न, क्या ये इवेंट रेजीम ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है? हिस्टोरिकल एविडेंस मिक्स्ड है। कुछ सिस्टम्स लीडरशिप रिमूवल के बाद फ्रैगमेंट हुए हैं, लेकिन कुछ ने स्ट्रॉन्गर कंसोलिडेशन दिखाया है।
ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड जरूर है, पर इंस्टीट्यूशनली लेयर्ड भी है। जुडिशरी, गार्डियन काउंसिल, रेवोल्यूशनरी गार्ड, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये सब पैरेलल पिलर्स है, इसलिए सडन कोलैप्स प्रोबेबिलिटी लो है। लेकिन एलीट पावर बैलेंस परमानेंटली एडजस्ट होगा। IRGC इन्फ्लुएंस एक्सपैंड हो सकता है, क्लेरिकल अथॉरिटी रिकैलिब्रेट हो सकती है और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस फर्दर मार्जिनलाइज हो सकते हैं। ये ग्रेजुअल शिफ्ट होगा, ड्रामेटिक नहीं। इंटरनेशनल नॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से ये घटना डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट करती है। अगर सॉवरेन लीडरशिप टारगेटिंग नॉर्मलाइज्ड होता है तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल बन सकते हैं। ग्रेट पावर कंपटीशन ऑलरेडी इंटेंस है। ऐसे एनवायरनमेंट में एस्केलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स कमजोर पड़ सकते हैं, इसलिए डिप्लोमैटिक कम्युनिटी लाइकली रिन्यूड डी एस्केलेशन चैनल्स एक्सप्लोर करेगी। इवन एडवर्सरीज क्राइसिस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि मिसकैलकुलेशन कॉस्ट बहुत हाई है। डोमेस्टिक ईरानियन सोसाइटी के लिए ये मोमेंट इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों है। स्टेट नैरेटिव मार्टरडम एम्फसाइज करेगा, लेकिन यूथ डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन और सोशल चेंज डायनामिक्स कंटिन्यू रहेंगे। लीडरशिप चेंज स्ट्रक्चरल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं करेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी, केवल आइडियोलॉजिकल रेटोरिक पर नहीं। स्ट्रैटेजिक लेवल पर यह घटना एक रिमाइंडर है कि डॉक्ट्रिन्स स्टैटिक नहीं होता। स्टेट्स कंटिन्यूअसली टेस्ट बाउंड्रीज, प्रोब वीकनेसेस और सिग्नल रिजॉल्व। जब सिग्नलिंग लीथल थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो सिस्टम रीसेट जैसा मोमेंट आता है। अभी वही फेज है। क्वेश्चन ये नहीं कि टेंशन खत्म होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि नया एक्विलिब्रियम किस आधार पर बनेगा, फियर बेस्ड डॉक्ट्रिन्स, नेगोशिएटेड रिस्ट्रेंट या प्रोलॉन्ग शैडो कॉन्फ्लिक्ट। अगर मेजर्ड रिटेलिएशन के बाद बैक चैनल डिप्लोमेसी रिवाइव होती है तो कंट्रोल्ड टेंशन फेज आएगा। अगर रिटेलिएटरी स्पाइरल एक्सेलरेट होता है तो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफाई होंगे और रीजनल इंस्टेबिलिटी लंबी खिंचेगी। मार्केट्स, अलायंसेस और मिलिट्री पोस्चर सब अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। लेकिन फुल ग्लोबल वॉर सिनेरियो अभी लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी मेजर पावर्स को रिस्ट्रेंट की ओर पुश करती है। अंततः ये एपिसोड लीडरशिप रिमूवल से अधिक पावर रिकैलिब्रेशन की कहानी है। पॉलिटिकल सिस्टम्स इंडिविजुअल्स से बड़े होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स टाइमिंग डिफाइन करते हैं। ये टाइमिंग मिडिल ईस्ट के स्ट्रैटेजिक मैप पर परमानेंट मार्क छोड़ सकती है। आने वाले महीनों में क्लैरिटी बढ़ेगी कि ये शॉक कंसोलिडेशन में बदला या प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी में। अभी केवल इतना निश्चित है कि रीजन प्रीवियस एक्विलिब्रियम पर वापस नहीं जाएगा। नया बैलेंस बनेगा, चाहे वो फ्रेजाइल हो या फोर्सफुली मेंटेन्ड। और यही इस पूरे घटनाक्रम का असली निष्कर्ष है।